Good evening, students. You know that you are having your biology exam tomorrow. So, the chapter Principles of Inheritance is the important chapter. So, we are going to quickly revise it through the slides. Heredity and genetics वाला chapter, ये important chapter है. तो जल्दी से हम इसे रिवाइज करें. जेनेटिक क्या है? स्टडी ऑफ न्यू जीन और वी कैन से स्टडी ऑफ जीन्स. इनहेरिटेंस कैसे ट्रेड पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. क्रोमोसोम्स के थ्रू पास होते हैं. क्रोमोसोम्स में जीन्स भी होती हैं और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के, आपको पता है. जेनेटिक मटेरियल जीन, क्रोमोसोम और डीएनए मिलाकर बोलते हैं इसको जेनेटिक मटेरियल, जो हमारे न्यूक्लियस ऑफ सेल में होता है. ग्रीगर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ये भी आपको पता है. ग्रीगर मेंडल के बारे में और थोड़ा सा अगर जाने तो ऑस्ट्रियन मॉन्क है. एक्सपेरिमेंटेड विद पी प्लांट पे उनका एक्सपेरिमेंट था. यूज्ड पी प्लांट बिकॉज, क्यों यूज किया उन्होंने पी प्लांट को? क्योंकि वो इजीली अवेलेबल थे और वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं जल्दी, उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है और वो ऑब्वियस डिफरेंसेस दिखाते हैं उनके कैरेक्टर्स में. एंड इनको अंडरस्टूड किया जा सकता है समथिंग दैट कैरी ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट फैक्टर. अब हम आते हैं, इनका ये पिक्चर दिया मिड 1800s में इन्होंने रूल्स बताए थे इनहेरिटेंस और हेरिडिटी के, एंड इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे ऑस्ट्रियन मॉन्क, ग्रीगर मेंडल. Next, the Mendel plant breeding experiment. Gregor Mendel was one of the first to apply an experimental approach to the question of inheritance. For 7 years, Mendel ने 7 सालों तक ब्रेड किए पी प्लांट को और उसमें इनहेरिटेंस पैटर्न समझ में आ गए उन्हें. फिर उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी. एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसमें मेंडल के लॉ दिए. मेंडेलियन जेनेटिक्स में आप जानते हो कि इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. डोमिनेंट ट्रेट्स किनको कहते हैं? जो ट्रेट्स एक्सप्रेस होते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर रिसेसिव एलील्स. डोमिनेंट ट्रेट हमेशा एक्सप्रेस होते हैं. रिसेसिव ट्रेट जो कवर अप हो जाते हैं, छुप जाते हैं, जो हाइड हो जाते हैं. एलील्स डिफरेंट फॉर्म किसी कैरेक्टर की, उन्हें एलील्स बोला जाता है. पुनेट स्क्वायर कैसे क्रॉस होता है, हम पुनेट स्क्वायर से दिखा सकते हैं. प्रोबेबिलिटी, उसमें चांसेस कितने परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सब शो होता है. समथिंग जो होती है प्रोबेबिलिटी, कितने चांस हैं डबल डोमिनेंट, डबल रिसेस, होमोजाइगस डोमिनेंट, दैट मींस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और डबल रिसेसिव होने की, ये प्रोबेबिलिटी हो गई. जीनोटाइप इज द टाइप ऑफ द जीन्स एलील्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, ये जीनोटाइप होता है. फिनोटाइप व्हाट लुक्स लाइक, बाहर से कैसा दिख रहा है ऑर्गेनिज्म, वो उसका फिनोटाइप है. होमोजाइगस मतलब सेम एलील्स अगर दोनों में होंगी तो होमोजाइगस. हेटेरोजाइगस मतलब दो डिफरेंट एलील्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में होंगी. देन बात करते हैं कि किस तरह से स्टेप्स क्या होंगे. तो पहला स्टेप यही होगा कि अगर वो किसी फ्लावर को किसी अदर फ्लावर के कैरेक्टर्स को शो करने वाले से क्रॉस कराना चाहता है, तो जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो पर्पल फ्लावर है, उसके कार्पल यानी फीमेल उसके पार्ट्स हैं वो सही सलामत वैसे ही है अभी, और वो रिमूव कर रहा है पर्पल फ्लावर में से स्टेमन्स को, एंथर्स हेड को और स्टेमन्स को फिलामेंट के साथ रिमूव कर रहा है. इसको स्टेप को बोलते हैं इमैस्कुलेशन. और व्हाइट फ्लावर के जो स्टिग्मा है उनके ऊपर इन्हें डाल देगा ब्रश करके इन पॉलन ग्रेन्स को. तो व्हाइट वाले को इट विल बी व्हाइट वाले से ले लेगा. एरो इज फ्रॉम व्हाइट टू पर्पल, सो व्हाइट वाले से ये पॉलन ग्रेन लेगा. पर्पल वाले के तो स्टेमन्स हटा रहा है बट व्हाइट वाले से पॉलन ग्रेन्स लेगा. तो ये आर्टिफिशियली क्या कर रहा है, ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन, सेकंड स्टेप, फ्रॉम द स्टेमन ऑफ व्हाइट फ्लावर टू द कार्पल ऑफ पर्पल फ्लावर. देन आ जाएगा ये पीज में. पीज में मतलब हमें व्हाइट वाले फ्लावर में पीज मिल जाएंगी. पॉलिनेटेड प्लांट में मेच्योर हो जाएंगे बीज और उनमें ग्रो करेंगे तो हम देखेंगे सारों में पर्पल फ्लावर आए हैं. यानी पर्पल कैरेक्टर जो है व्हाइट कैरेक्टर के फ्लावर कलर से डोमिनेंट है. मेंडल प्रोबेबली चूज टू वर्क विद पीस बिकॉज ये अवेलेबल हो जाती है, बहुत सारी वेराइटीज इनकी होती हैं. और पीस मेंडल को स्ट्रिक्ट कंट्रोल देती है प्लांट जो भी ये मेट कर रहा है उसके लिए. फॉर्चुनेटली पी ट्रेट आर डिस्टिंक्ट एंड वर्क क्लियरली कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इनके होते हैं. देन हम आते हैं टेस्ट particular hypothesis. Mendel crossed two breeding plants that two distinct and contrasting trait, for example purple और white flower. टू ब्रीडिंग का मीनिंग क्या होता है कि उनके अंदर दोनों एलील सेम है एक ही कैरेक्टर की. और यहाँ पे दोबारा से ये स्टेप दिखा रखा है कि इमैस्कुलेशन कर रहे हैं, मेंडल क्रॉस फर्टिलाइज करवा रहा है अपने प्लांट्स को. उसके एक प्लांट को वो फीमेल प्लांट बनाता है तो उसमें से एंथर हटा देता है, दूसरे प्लांट में से व्हाइट वाले में से पॉलन ग्रेन्स ले रहा है
और स्टिग्मा पे डाल के क्रॉस करवा रहा है. आर्टिफिशियली डस्टेड द कार्पल एग producing structure with the pollen from the another mature stamens of the white flower. Then the third step is carpel matured into the pod containing the seed peas once planted and show the offspring's character. तो यहाँ पर पी जनरेशन यानी पेरेंट जनरेशन बता रखी है पर्पल एंड व्हाइट. F1 जनरेशन यानी फर्स्ट ऑफस्प्रिंग्स बता रखे हैं एंड F2 जनरेशन यानी 3/4 ऑफ द प्लांट हैविंग पर्पल एंड 1/4 ऑफ द प्लांट F2 में यानी 3:1 में इट विल शो द कैरेक्टर. Next is you can see typical breeding experiment जिसमें P generation, F1 generation, first filial generation. The word filial Latin word सन से आया है, hybrid इसका मीनिंग भी है. And allows these F1 generations to it has analysis F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद जो पर्पल फ्लावर आए थे सारे उनको सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद उनको क्या मिल जाते हैं 705 प्लांट्स पर्पल फ्लावर्स एंड 2 to 4 प्लांट्स व्हाइट फ्लावर्स. तो ये डोमिनेंस का लॉस इसके अंदर हो जाता है. Dominance law is shown here. Then this is a chart which is showing you all the dominant character. Means purple is dominant over white, axial position is dominant over terminal position, yellow pot color seed is dominant over green, round shape seed is dominant over wrinkled, inflated pod is dominant over the constricted one, green pod of peas is dominant over yellow pod, tall plant height is dominant over dwarf. These are the dominant characters shown. Here also same thing is shown and the ratio is shown which is coming in all the characters. It is coming 3:1, roughly 3:1. So now how this it's possible to maintain such genetic continuity. Chromosomes, homologous chromosomes, you know, one of the matching pair of chromosome, one inherited from each parent. And homologous chromosome contain DNA that code for the same genes. For example, chromosomes that have same genes in same location are called homologous chromosomes. And but different versions of those genes represented in different shades of the color. Now coming to the next means यहाँ पर दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखा रखे हैं जो होमोलोगस है. एक में आपको डार्क पर्पल जीन्स दिखा रखे हैं एक ही लोकेशन पे, दूसरे में लाइट से दिखा रखी हैं. Same is the with green and with blue. So these are what these two pair is the homologous chromosome pair which have same genes, but one is the maternal chromosome coming from mother, another is the paternal which we inherited from father. For example, ये वाला है. This is also chromosome number, for example, any chromosome number XYZ. If it is, for example, second chromosome, this is also second. So it is the second chromosome pair. It becomes pair of second number homologous chromosome having same genes here at these locations, but slightly it can differ or it can be same. Okay. Now we'll what genetic principle account for the transmission of such trait from parents to offsprings? Eye colors. They are showing the eye colors, means eye colors we inherited from our parents. So and it is also inherited by the genetics. So blend. What is this? Means we are having blending as well here. So this is not completely dominant. That means इसके अंदर कुछ ना कुछ mixing भी है character. लॉ ऑफ डोमिनेंस तो यही कहता है कि जब भी एक अपोजिट ट्रेट क्रॉस कर रहा होगा तब उनमें से जो डोमिनेंट वाला जैसे पर्पल वाला है इट विल शो इन द F1 जनरेशन. बट इट इज नॉट वी कैन से कंपल्सरी एज कुछ ऐसे एग्जांपल जैसे अभी आपने आई कलर देखा और एक और प्लांट की आप नाम सुनते हो मिराबिलिस जलप्पा 4 o'clock प्लांट जिसमें ये इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है इनकम्प्लीट टाइप होता है. दैट मीन्स दो फ्लावर कलर्स को अगर हम क्रॉस करते हैं तो उसमें हमें F1 में मिक्स्ड फ्लावर भी मिलते हैं, मिक्स कलर के फ्लावर भी वी गेट. ओके. सो अलील्स का क्या मीनिंग है? अलील्स द जीन्स ऑफ अ पर्टिकुलर इनहेरिटेड कैरेक्टर reside at a specific locus position on the homologous chromosome
एंड इफ इट इज अ एलील फॉर पर्पल कलर फ्लावर, ये इस क्रोमोसोम के इस पोजीशन पे है, तो दूसरे में भी, दूसरे क्रोमोसोम पे भी हो सकता है सेम एलील हो, पर आप देख रहे हो अलग है, इसका डार्क पिंक कलर है, इसका लाइट पिंक कलर है, दैट मीन्स ये व्हाइट फ्लावर की एलील है। तो ये अलग कलर को, बहुत ही लाइट पिगमेंट को कोड करती है, तो व्हाइट हो जाता है फ्लावर। एंड ये पर्पल कलर की है। तो these are shown, the same set of chromosomes are there, but in both the plant flowers here, both are having alleles for purple color, and this is having genes, alleles for genes but not alleles, code for different trait, different chromosome location। ठीक है, तो इसमें दूसरे वाले में अलग क्रोमोसोम से बताई हुई है। नाउ वी विल तो एलील दोनों तरीके की हो सकती है, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरीके की हो सकती है। डोमिनेंट एलील वो एक्सप्रेस करेगी इररिस्पेक्टिव दूसरी वाली एलील के पास है कि नहीं, और रिसेसिव जो दूसरे वाले के होने की वजह से अपना कैरेक्टर शो करना, शो मतलब हाइड हो जाएगा जिसका कैरेक्टर, वो रिसेसिव। अभी पुनेट स्क्वायर है, आप मतलब प्रोबेबिलिटी को कि कौन से आपके एलील्स पेयर हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को आप पुनेट स्क्वायर में भी बना सकते हो, जिसमें आप ऐसा क्रॉस बनाते हो, चेक बॉक्सेस बनाते हो, जिसमें एक पेरेंट के गैमेट्स आप एक तरफ लिखते हो, दूसरे पेरेंट के गैमेट्स आप दूसरी तरफ लिख के क्रॉस करते हो। इसको आप पहले वाले से क्रॉस करते हो, तो यहाँ पर आपका देखो, आप कैपिटल एच देख रहे हैं, कैपिटल एच से क्रॉस होके यहाँ पर आया डबल कैपिटल एच जब सेकंड वाले से करेगा, अब ये सेकंड वाले से क्रॉस करेगा तो आ रहा है एच और टी, और फिर टी इस कैपिटल एच से कर रहा है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा एच टी। एंड जब ये वाला लास्ट वाले से करेगा तो कैपिटल टी डोमिनेंट, टी वाली एलीज डोमिनेंट हो जाएंगी। तो पुनेट स्क्वायर आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस, कोई भी कैरेक्टर का आ जाए अगर पीस का। अब यहाँ पर नेक्स्ट में भी एक पर्पल वाला दिखा रखा है, तो यहाँ पर एक पेरेंट की गैमेट्स एक तरफ लिखते हैं, दूसरे पेरेंट्स की गैमेट दूसरी तरफ लिखते हैं, और फिर उनको पहले वाले से करके उसके जस्ट नीचे क्रॉस लिखते हैं, तो कैपिटल बी। अब फर्स्ट वाले को फिर दूसरे वाले से भी करते हैं, इस दूसरे वाले से, तो इसमें आया कैपिटल पी स्मॉल पी। अब यहाँ पर जो दूसरा गैमेट है उसको भी सेम यही स्टेप करेंगे, फर्स्ट इस वाले से करेंगे और उसके नीचे लिख देंगे, और सेकेंड इस वाले से करके लिख, इनका रेशियो देखना है। अब इसमें हम देखेंगे तो पहले वाले में डबल होमोजाइगस मतलब डोमिनेंट है, कैपिटल पी, यहाँ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पर रिसेसिव। तो एक ही केस है जिसमें, तो इसका अगर जीनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे तो पर्पल फ्लावर जो मतलब पहला जो है एक ऐसा बनेगा जीनोटाइपिक में जो प्योर पर्पल है, यानी कैपिटल पी वाला, दो ऐसे बनेंगे जो मिक्स्ड है, कैपिटल पी और स्मॉल पी, और एक बन रहा है रेशियो 1:2:1 बन रहा है रिसेसिव, 1 स्मॉल पी बन रहा है, 1 व्हाइट फ्लावर बन रहा है। और जीनो फिनोटाइपिक लिखेंगे तो 3:1 बनेगा, 3 पर्पल 1 व्हाइट। तो ये आपका टिपिकल मतलब वो होता है डोमिनेंस का लॉ है ये, 3:1 का फर्स्ट लॉ। उसके बाद आपका जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया वही चीज है ये। कैपिटल पी होमोजाइगस पर्पल हो गया, एंड कैपिटल पी हेट्रोजाइगस दो हैं तो 2 पर्पल हो गए, बट ये हेट्रोजाइगस की वजह से हुए, और ये होमोजाइगस व्हाइट हो गया। तो रेशियो फिनोटाइपिक तो बना 3:1, कलर्स तो इसके 2 ही आएंगे, 3 पर्पल 1 व्हाइट, और पर जीनोटाइपिक बना 1:2:1। तो ये इस तरह से फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या करता है, डिफर करता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट को देखेंगे, पुनेट स्क्वायर्स में प्रोबेबिलिटी शो होती है, इलस्ट्रेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ मेटिंग। तब यहाँ पर एक तरफ जनरली हम वर्टिकली डाउनवर्ड तरफ लिखते हैं एग्स, मतलब फीमेल के गैमेट लिखते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, मेल के स्पर्म्स लिखते हैं हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, फिर इन्हें क्रॉस करते हैं। इस वाले को पहले इस वाले से करा तो जस्ट उसके नीचे लिख दिया कैपिटल एस, फिर इसका नंबर आया इस वाले से करने के लिए क्रॉस, एक कैपिटल एस और एक स्मॉल एस। ऐसे ही अब नीचे वाला जो एग है इसकी भी तो प्रोबेबिलिटी है, ये भी इसके साथ क्रॉस होगा और ये दूसरे वाले के साथ भी क्रॉस होगा, और यहाँ नीचे लिखा जाएगा।
या जब हम ऐसे देख रहे हैं कि इस तरह से लिख रहे हैं, पुनेट स्क्वायर में भर रहे हैं, तो अब यहाँ पर डबल कैपिटल आ गया एस, यहाँ पर क्या आ गया सीड, क्या हो गया कैपिटल एस एंड स्मॉल एस, हेट्रोजाइगस, यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस, लास्ट वाले में होमोजाइगस। तो इधर भी क्या 3:1 बना, 1:2:1 या जीनोटाइपिक रेशियो ऐसे बना है। तो ये हमें नॉर्मल से, ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हैं तो बहुत सिंपल वाले हैं, तो ये आपको आने चाहिए बनाने। टेस्ट क्रॉस इंपॉर्टेंट रखता है, बिकॉज हमसे अगर एक क्वेश्चन आ गया कि हम कोई भी डोमिनेंट, हमें पर्पल फ्लावर दिया गया है बट हमें ये नहीं पता कि ये पर्पल क्यों है, इसकी जीनोटाइप क्यों है, क्या है, मतलब ये पर्पल कैपिटल पी केस की वजह से पर्पल है, या फिर ये एक कैपिटल पी और एक स्मॉल पी की वजह से पर्पल है, ये हमें पता करना है। तो इसको पता करने का एक ही तरीका है कि इस वाले फ्लावर को किससे क्रॉस करवा दो, व्हाइट से, डबल रिसेसिव वाला। व्हाइट तो एक ही रीजन हो सकता है व्हाइट होने का किसी फ्लावर का कि उसमें डबल रिसेसिव छोटी वाली एलीज है। तो जब हम इसे क्रॉस करवाएंगे तो इसके दो केसेस बनेंगे पर्पल फ्लावर के, या तो ये कैपिटल पी इसके गैमेट्स लेंगे हम, या हम ऐसे ले सकते हैं कैपिटल पी स्मॉल पी, और फिर उसके बाद हम दूसरे वाले व्हाइट वाले के दूसरी फीमेल प्लांट की तरह एग्स रख देंगे। और व्हाइट वाले के तो हमेशा एक ही केस होगा, स्मॉल पी। जब हम ऐसे क्रॉस करेंगे पर्पल को दो केस करके, ये पर्पल के दो केस हैं, दीज आर पर्पल टू केसेस, कि either the purple can be capital P और either the purple is because of capital P and small p। तो जब हम कैपिटल P से करेंगे तो all flowers will be purple, और जब हम इससे कर रहे हैं हेट्रोजाइगस वाले से तो हाफ पर्पल हाफ वाइट। तो ये टेस्ट क्रॉस हमें पता होना चाहिए कि केस सेकंड में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका टेस्ट क्रॉस हुआ है और ऑफस्प्रिंग्स क्या आ रहे हैं, हाफ पर्पल आ रहे हैं और हाफ वाइट आ रहे हैं, तो टेल मी द जीनोटाइप ऑफ द पर्पल फ्लावर। तो आपका आंसर क्या होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी, हेट्रोजाइगस। इस वजह से 50% आए। अगर टोटल फ्लावर्स पर्पल आते तो दैट मीन्स द पर्पल फ्लावर वाज होमोजाइगस डोमिनेंट, ऐसे हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका वेरिएशन इन पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कुछ ऐसी भी इनहेरिटेंस देखी जाती है जिसमें आपका क्रॉस में पिंक फ्लावर दिखते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में ऐसी भी चीजें देखी जाती हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स, स्किन की टैनिंग और स्किन का कलर और हाइड्रेंजिया फ्लावर्स जो हैं सेम वेराइटी के डिफरेंट कलर्स में, ब्लू वायलेट पिंक ऐसे मिलते हैं, तो ये डिविएशन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मीनिंग क्या है, मेंडल ने पब्लिश किया अपना वर्क इनहेरिटेंस के ऊपर कैरेक्टर्स के रिलेशन में, और उसने अपने लॉज दिए, मेंडल्स लॉ मींस फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, बट उसका जो रियल उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके उसको देखा गया कि उसकी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी। तो उसने मेंडल के वर्क को क्रोमोसोम से प्रेजेंट जीन से कंपेयर किया गया एंड उसके वर्क को दिया गया कि जो जीन्स होती हैं जो क्रोमोसोम पे पाई जाती हैं, इस थ्योरी का मीनिंग है कि जीन्स एंड द फैक्टर्स in the Mendel word is stable and discrete unit are that are controlled and expressed of the traits of the pair of alleles which did not blend with each other and accepted by the contemporaries. And thirdly, Mendel approach of using the mathematical, ये भी problem में था और इसीलिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई, जो ह्यूगो डिवरीज, वॉल्टर एस सटन, थियोडर ब्रोवरी एंड ह्यूगो डिवरीज ने मिलकर दी। एंड इट वाज दिस थ्योरी मेंडेलियन इनहेरिटेंस का फिजिकल बेसिस बताया कि जो जीन्स की बात, ये जो फैक्टर्स की बात मेंडल करता है वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है एक्चुअली में। एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियस भी अब बहुत इजीली हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने लग गए एंड उनसे पता चला कि क्रोमोसोम्स नाम के कलर्ड बॉडीज होते हैं पर्टिकुलर नंबर ऑफ हर ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के अंदर, जिनसे हम उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शो कर सकते हैं। 1902 में क्रोमोसोम की मूवमेंट पता चल गई एंड वॉल्टर सटन और थियोडर बोवरी ने बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स को पैरेलल बता दिया, इक्विवेलेंट बता दिया किसके, बिहेवियर ऑफ जीन्स के, कि जैसे मेंडल कहते हैं कि 3:1 आएगा F1 का, सो F2 का रेशियो एंड जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस होगी एंड उस इनहेरिटेंस में, और एक गैमेट में एक ही जीन जाएगी। मेंडल फर्स्ट लॉ क्या कहता है,
Mendel first law is called as the segregation of alleles. That means जब while formation of gametes, one gamete will have only one allele. The allele will separate and they again get paired during the fertilization. Second, and एक और है paired factor के सारी alleles pairs में होती हैं. तो यही चीज क्रोमोसोम से भी लागू होती है कि आप देख रहे हैं जीवन ग्रोथ 1 फेज में क्रोमोसोम सिंगल सिंगल है बट G2 पे वो डबल हुए एंड यानी S फेज बीच में आ चुका है. जीवन में सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल येलो वाले होमोलोगस क्रोमोसोम, सिंगल रेड और ग्रीन वाले होमोलोगस, बट एस फेज बीच में आया सेल साइकिल का जिसमें ये अपने आप को डबल कर दिया. होमोलोगस येलो ने भी अपने आप को डबल किया, रेड ने भी. इधर छोटे वाले जो दूसरा पेयर है स्मॉल क्रोमोसोम्स का, उन्होंने भी अपने आप को डबल किया. फिर G2 के बाद अब मियोसिस होनी है, गैमेट बनने की बात क्योंकि हम करते हैं, तो अब ये अपने आप को एक आप किसके ऊपर लाइन कर लिया इन्होंने अपने आप को एक मेटाफेज प्लेट पे. अब ये दोनों क्रोमोसोम एक तरफ जा रहे हैं, येलो और ये एरोस दिख रहा है आपको रेड और ऑरेंज और ग्रीन एक तरफ जा रहे हैं. तो ये सेपरेट हुए, दो अलग अलग सेल्स बन गए मियोसिस वन के बाद. जैसे आप सोच सकते हो स्पर्म बन रहा होगा तो स्पर्मेटोगोनिया में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. मैंने ये ज्वाइन कर दिया कॉन्सेप्ट. तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हाफ क्रोमोसोम है. अब वो स्पर्मेटोसाइट्स को क्या करना पड़ेगा, मियोसिस 2 करनी पड़ेगी एंड देन वो 4 क्या बना लेंगे, यानी कि ये भी सेपरेट हो जाएंगे. दिस ऑल्सो भी सेपरेट सो दैट वन एलील ओनली विल गो इन वन सेल. तो यहाँ पर 4 सेल्स बन जाएंगे, सब में एक एक ही क्रोमोसोम जाएगा. तो वी विल गेट 4 स्पर्मेटिड्स, germ cells, because spermatids is again going to become what, it will be going to become the sperms, spermatozoa. So this will be 4 spermatids will make a germ cell called sperm. ऐसे ही same in the case of egg, पर उसमें 3 जो polar bodies की तरह waste हो जाती हैं और एक ही egg बनता है. और उसमें भी क्या हो, क्रोमोसोम नंबर आधा होता है. सेटन एंड बोवी ने आर्ग्यू किया सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर. अगर क्रोमोसोम अलग होंगे तो उनके जीन भी अलग हो जाएंगे. यही रीजन है कि जीन गैमेट बनते वक्त अलग होती है, क्योंकि क्रोमोसोम भी गैमेट बनते वक्त अलग होते हैं. इसीलिए इसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं कि इनहेरिटेंस क्रोमोसोम के बेसिस पे सेपरेट होती है. एंड मॉर्गन ने टाइनी फ्रूट फ्लाइट्स को इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने के लिए यूज किया. जैसे मेंडल ने टी प्लांट को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंटली, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलनगास्टर को किया. इसमें इनको यूज करने का भी रीजन था बिकॉज इनकी लाइफ साइकिल भी 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी. सिंगल मेटिंग में बहुत सारी प्रोजेनीज बनाते हैं एंड क्लियर डिफरेंशिएशन होता है मेल और फीमेल सेक्सेस में, इजीली डिस्टिंग्विशेबल होती हैं. एंड ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन जो हम आराम से हैंड लेंस से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, डायसेक्शन माइक्रोस्कोप. लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक. जी ये बताता है कि जो लिंकेज ऑफ 2 जीन्स को लिंक बताता है. लिंक मतलब बहुत पास पास होना 2 जीन्स का, फिजिकल एसोसिएशन होना 2 जीन्स का क्रोमोसोम्स के ऊपर. एंड इसी स्टेप को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं जो डिस्क्राइब करती है नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस. मतलब न्यू कॉम्बिनेशन बनाना या नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनाना, उसको लिंकेज शो करती है. मॉर्गन एंड हिज ग्रुप एट्रीब्यूटेड व्हेन 2 जीन्स इन अ डायहाब्रिड क्रॉस विद सिचुएटेड इन द सेम क्रोमोसोम प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मत हायर. बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ऐसी 2 जीन्स डायहाब्रिड क्रॉस में आ रही हैं जो सेम क्रोमोसोम पे और पास पास हैं, तो उनका पेरेंटल जीन बनाने का ही कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हायर होता है. इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है, लिंकेज. पर नॉन पेरेंटल यानी नई वाली नहीं बनती, वेरी लेस. नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर लेस बट द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आर हायर है. तो इसी वजह से इसे फिजिकल एसोसिएशन या लिंकेज बोला गया. एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन इज टू डिस्क्राइब जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल. अगर वही जीन्स दूर दूर होती तो उनके जो नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में बनते, जिन्हें रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. नेक्स्ट आते हैं. Morgan and his group also found that even when genes are grouped on the same chromosome, some genes are very low, tightly linked, show very low recombination. तो बहुत ही पास हैं, tightly linked है, वो उनकी तो recombination बहुत ही कम होती है. क्रॉस A में जो आपकी बुक में दिया है उसमें दिखा रखा है. while others जो loosely linked है, थोड़ा दूर दूर है, जो क्रॉस B में 5.11 में CRT में दिखा है क्रॉस B में, उसमें ज्यादा बनती है. For example, he found that the genes white and yellow were tightly linked. White body and yellow body and white eyed.
ठीक है, येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड की जो जीन है वो बहुत पास पास मिलती है, इसीलिए ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन होता है, जबकि जो व्हाइट, जो नेक्स्ट वाला क्रॉस है जो बता रहा है व्हाइट आइड एंड मिनिएचर विंग को, वो 37.2 रिकॉम्बिनेशन। देखो कितना ज्यादा फर्क पड़ा। कहाँ 1.3 जो कि आई कलर और व्हाइट बॉडी का है, व्हाइट आई का और येलो बॉडी का है 1.3, कहाँ पर व्हाइट आई और मिनिएचर विंग का है 37.2। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक, दैट इज ये क्रॉस का ही डायग्राम दिखा रखा है, येलो व्हाइट वाइल्ड टाइप एंड व्हाइट मिनिएचर वाइल्ड टाइप। आप देख सकते हो ये दोनों जीन्स दूर दूर हैं एस वाले में, क्रॉस बी में, तो इसी वजह से यहाँ पर 37.2, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स का। तो ये याद रख लो 37.2 रिकॉम्बिनेंट्स इन क्रॉस बी एंड व्हाइट टाइड मिनिएचर विंग वाले में इतना रहेगा। एंड इसको याद कर लो, ये मतलब व्हाइट टाइड एंड येलो बॉडी वाले का आएगा तो 1.3 ओनली रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, 1.3 रिकॉम्बिनेंट्स। नेक्स्ट फिगर में क्लियर हो जाएगा जो परसेंटेज है, ये फर्स्ट फिगर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो शोइंग द percentage 98.7 parental and only 1.3 recombinant, and here parental 62% and recombinant 37.2. You should remember, can come in the MCQs, it's an important topic, so please remember a cross A में व्हाइट आइड और येलो बॉडीड में रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं बहुत कम 1.3, बिकॉज ये टाइट लिंकेज है, एंड क्रॉस बी में जो बनते हैं रिकॉम्बिनेंट 37.2 बनते हैं, लूज लिंकेज। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फीमेल में हम जानते हैं ह्यूमन में डबल एक्स सेक्स क्रोमोसोम का पेयर दैट इज होमोगैमेट है, females are homogamete and males are heterogamete, and when we will see the next diagram more clear, male will be producing half number of chromosomes X containing sperms and half Y containing sperm. This is about Drosophila. Drosophila is same case with the female produces same kind of eggs. Female is big, fly is big, and male is small fly, and it will produce heterozygous gametes. And अगर birds की बात करें, birds में उल्टा है, females are heterogamete and cock, that is the male bird fowl is homozygous. ये आपको रिमेम्बर रखना है किसका सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। म्यूटेशन की बात आपको पता होनी चाहिए, ये एक लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। म्यूटेशन हुए, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हुए। म्यूटेशन एक ऐसे फिनोमेना है जो कि जीन डीएनए में थोड़ा चेंज होने की कॉन्सिक्वेंस से होते हैं, कहीं पे डीएनए चेंज हुआ है एंड जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली जीनोटाइप चेंज हुआ और फिर फिनोटाइप चेंज हुआ, एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी कभी कभी म्यूटेशन हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन भी वेरिएशन लाता है डीएनए में, यानी कि रिकॉम्बिनेशन मतलब अभी अभी हमने जो देखा क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो दो जीन्स वो दूसरी कॉम्बिनेशन बनाती है, उन्हें रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। म्यूटेशन एक और दूसरा फिनोमेना है जिसमें कहीं पर भी अगर डीएनए में थोड़ा बहुत भी चेंज आया तो जीनोटाइप बदलती है, उससे फिनोटाइप बदल जाती है, मतलब फिजिकल कैरेक्टर भी बदल जाता है। देन अगर हम आए, डीएनए हेलिक्स जो है वो कंटिन्यूअस है वन एंड टू अनदर हैंड, एंड एक क्रोमेटिड में है, थोड़ा सा भी पार्ट अगर क्रोमेटिड का डिलीट हो गया या कहीं पर एक्स्ट्रा जुड़ गया, सेगमेंट गेन कर लिया, दिस विल बी बिकमिंग अ म्यूटेशन, जिससे क्या हो जाएगा, अल्टरेशन हो जाएगा क्रोमोसोम्स में, एंड जिसकी वजह से अबनॉर्मलिटी हो जाएंगी। क्रोमोसोमल एब्रेशन कैंसर सेल्स में ऑब्जर्व होते हैं, इसी वजह से कैंसर सेल्स के अंदर डीएनए खराब होने की वजह से बहुत सारा डीएनए सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। And here another type of mutations are shown. Some mutations are frame shift mutation also. Classical example of mutation is sickle cell anemia of the point mutation, ठीक है, सिंगल बेस पेयर चेन से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द पॉइंट म्यूटेशन एग्जांपल, तो सिकल सेल एनीमिया। एंड इन डिलीशन और इंसर्शंस बड़े बड़े अगर हो जाए बीच बीच में तो फ्रेम बदल जाता है डीएनए का, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस उनको कहते हैं। एंड फिर यूवी रेडिएशन भी म्यूटेशन कर सकती है, और इसको म्यूटाजन म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट भी बोलते हैं यूवी रेडिएशन को।
देन आप आते हैं आगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में. जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल फॉर्म ऑफ जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. अगर हम किसी ट्रेट को देख रहे हैं फैमिली के अंदर कैसे वो जा रहा है आगे, उसको पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं. एंड इसे पर्टिकुलरली फैमिली ट्री बनाकर और उसके अंदर बॉक्सेस और राउंड सर्कल्स को फीमेल से, बॉक्सेस को मेल से शो कर कर और इनको एक लाइन से कनेक्ट करके और नीचे इनके ऑफस्प्रिंग्स को लिखकर शो किया जाता है, जिसमें पहला ऑफस्प्रिंग्स फर्स्ट में लिखा जाता है, सेकंड नेक्स्ट पे लिखा जाता है और फिर उनकी मेटिंग ऐसे ही दिखाते हैं. किसी भी अगर स्क्वायर को यानी मेल को हमने सर्कल से कनेक्ट किया, दैट मीन फीमेल, तो ये जन पेरेंट्स हो गए. उनके नीचे जो वर्टिकल लाइन जा रही है उससे अगर हमने इसमें शेड कर दिया, दैट मीन्स अफेक्टेड इंडिविजुअल. अब इसको हम और देखते हैं. ये ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का आपका पेडिग्री बना रखा है. एंड दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब इसके लिए जो जीन अफेक्टेड वाली जीन है वो इसके ऑटोसोम से मिलती है, यानी तो फर्स्ट 22 क्रोमोसोम्स में से कोई सा एक क्रोमोसोम पे ये होती है. तो फर्स्ट 21 से लेकर 22 पेयर उन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम से सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं. देन यहाँ पर ये जो पेरेंट है इसमें भी ये फीमेल में अफेक्टेड फीमेल थी, इसने मेल नॉर्मल मेल से शादी करी, तो इसके जो बच्चे हैं उनमें से गर्ल सही है, बॉय को अफेक्टेड है. एंड देन नेक्स्ट बॉय इज नॉर्मल एंड देन फीमेल इज ऑल्सो, बिकॉज दोनों जेंडर्स में बराबर आया, एक मेल सन में आया ये डिसऑर्डर और एक डॉटर में आया है. फिर इस नॉर्मल मेल ने शादी करी तो उसमें पास ऑन नहीं हुआ क्योंकि ये डोमिनेंट नेचर का है, तो अगर ये होगा तो इट विल शो, एक भी नंबर में अगर ये होगा तो इट विल शो. तो इसमें मतलब ये नॉर्मल आया है, यानी कि इसमें कैरियर का कोई हिसाब नहीं है, यानी दोनों में से किसी एक क्रोमोसोम होने पर भी ये डिसऑर्डर होगा. तो अगर इसमें नहीं है इस बॉय में, तभी इसने जब शादी करी इसके बच्चों में नहीं आया, बट इसमें ये है फीमेल में, एक भी क्रोमोसोम में होगा तब भी जाएगा. एंड इट विल शो, इट विल नॉट स्किप द जनरेशन एंड इट विल ऑल्सो नॉट बी बायस्ड टू एनी पर्टिकुलर सेक्स. किसी एक पर्टिकुलर सेक्स में ये ज्यादा नहीं आएगा, सब में बराबर आएगा. तो दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर आप पहचान सकते हो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट. और ये जो अब दिखा रखा है ये ऑटोसोमल रिसेसिव धारा का डिसऑर्डर, जिसमें सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री दिखा रखी है, आपको पहचाना ना चाहिए. देखो दोनों पेरेंट में किसी को भी नहीं है, दे माइट बी कैरियर, इनमें से कोई एक कैरियर है. और फिर जब यह दिख रहा है कि यहाँ पर बॉय को हो गया है फिर भी, तो ये दिस टाइप ऑफ ट्रेट इज रिसेसिव ट्रेट, इट कैन हाइड बट इट ओनली एक्सप्रेसेस जब ये दोनों एलील्स में आ जाए कहीं ना कहीं से, यानी एक इससे आ गया है एक क्रोमोसोम में और एक इससे आ गया, जैसे ही ये पेयर हुआ रिसेसिव एलील जैसे ही पेयर हुआ वैसे ही ये शो हो गया. तो इस बॉय को शो हो गया और इस गर्ल को शो हो गया. एंड अगर ये पहचानने का तरीका है. और the hemophilia, which is a sex-linked trait, is very important in the terms of it is a X-linked trait, and it shows the transmission from the carrier female to the, which is normal, and it still passes the chromosome to the male, because male are more affected as they only have one X chromosome, no counterpart, and the other chromosome is Y. So अगर डिफेक्टेड एलील उसकी एक्स क्रोमोसोम पे उसको कैरियर मदर से आ गई तो मेल विल बी इफेक्टेड. So therefore, this is a sex-linked disorder, hemophilia. Now coming to the next, which is hemophilia, sex-linked recessive disorder. Transmission is from unaffected carrier female to the male progeny. Has been widely studied. The single protein इसकी वजह से होता है, रीजन क्या होता है,
इस डिजीज में सिंगल प्रोटीन जो कि कैस्केड प्रोटीन है, मतलब एक इंजाइम है जो क्लॉटिंग भी करता है, ब्लड को क्लॉट कराने के लिए जरूरी है, वो इफेक्ट हो जाता है, वो अब नहीं बनता। तो इसकी वजह से जो इफेक्टेड इंडिविजुअल जिसमें ये प्रोटीन खराब हो रहा है, क्लॉटिंग प्रोटीन, वो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग करेगा। छोटा सा कट लगने पे भी उसमें बहुत सारी ब्लीडिंग होगी। फीमेल कैरियर से ये बॉय में जाता है, डिजीज सन में जाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक बहुत कम होती है, बट मदर ऐसी जो फीमेल है वो एटलीस्ट कैरियर होती है, और फादर अगर हीमोफिलिक है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो लेटर स्टेजेस में वाइबल नहीं रह पाते। एग्जाम्पल क्या था, क्वीन विक्टोरिया का था, जिन्होंने अपने बहुत सारे परिवार में, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी और उनके बहुत सारे फैमिली में ये रन हुई, इसलिए इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। देन सिकल सेल एनीमिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इट इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट एंड इट ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को, जब बोथ द पार्टनर एंड कैरियर्स ऑफ द जीन्स हेट्रोजाइगस एंड द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन HbA and HbS. Out of the three possible genotypes, only homozygous individual HbS show disease phenotype. जिसको दोनों एलील्स खराब वाली हैं, सिकल सेल वाली हैं, HbS उसी को ये इफेक्ट होगा, अनअफेक्ट बाकी अनअफेक्टेड रहेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज दिस इज द इम्पॉर्टेंट डायग्राम। इसमें नॉर्मल आरबीसीज में आप देख रहे हो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जी में CAG है, बट यहाँ पर GAG है, बट यहाँ पर जो चेंज हो गया है, एडेनिन इज चेंज विद द सेंट्रल लेटर, एडेनिन इज चेंज विद म्यूटेशन इन द सिकल सेल जीन। HbS की जीन में T हो गया है, एडेनिन इज चेंज विद T। DNA में चेंज हुआ, उसकी वजह से mRNA में GAG की जगह GUG बना, और उसकी जगह 6th पोजीशन पे जो नॉर्मल चेन थी हीमोग्लोबिन की, उसमें ग्लूटामिक एसिड था 6th पोजीशन पे, याद रखना है 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड था GLU, वो चेंज हुआ है वैलिन से। तो सिकल सेल एनीमिया में ये चीज चेंज हो जाती है, दिस यू शुड रिमेंबर। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिनाइल कीटोयूरिया एक इनबॉर्न डिसऑर्डर है जिसमें जो होता है पायरुविक एसिड, फिनाइल एलिन नाम का जो एमिनो एसिड होता है वो टायरोसिन में बदल नहीं पाता, बिकॉज इसके इंडिविजुअल में ऐसी इंजाइम की कमी होती है जो इसको चेंज करती है, जिसकी वजह से फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर ये ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन करता है, इकट्ठा होता रहता है, ये रिलीज भी नहीं होता यूरिन से, क्योंकि किडनी अब्जॉर्ब भी नहीं करती इसको, फिल्टर भी नहीं करती। सो दिस इज अ फिनाइल कीटोयूरिया, सो यूरिन में ये रिलीज होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, कहीं पर भी अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन फेल होता है, सेपरेट नहीं हुए मियोसिस के वक्त गैमेट्स बनते हैं क्रोमोसोम प्रॉपरली, एक क्रोमोसोम कम हो गया, एक क्रोमोसोम कहीं ज्यादा हो गया, गेन और लॉस बोला है, ऐसे करने से जहाँ पर सेग्रीगेशन क्रोमेटिड के प्रॉपर नहीं हुई सेल डिवीजन के वक्त, और गेन और लॉस हो गया किसी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लेस क्रोमोसोम का, तो उसे एन्यूपुलॉइडी बोलते हैं। दिस यू शुड रिमेंबर। द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर पूरा सेट रिपीट हो गया है तो वो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं जब हम एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक का देखते हैं पोलर न्यूक्लियर, जब तीसरा ट्रिप्लॉइड हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो एम्ब्रियो सैक का, 2 पोलर न्यूक्लियस एक और आके स्पर्म, तो 3n, तो ये ट्रिप्लॉइड है। तो ऐसे ही करके नॉर्मल नंबर क्या है हमारे क्रोमोसोम्स के का 2n है डिप्लॉइड, बट अगर एक और सेट इसमें आ जाता है, एक और मतलब कोई इसका पूरा 23 पूरे रिपीट हो जाते हैं, तो ये 2n के से एक n और प्लस हो गया, 23 क्रोमोसोम और जुड़ गए तो 3n हो गया। अगर हम ह्यूमन की बात करें, इस कंडीशन को जिसमें कंप्लीट एक सिंगल सेट जुड़ जाता है उसे पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ये तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल कुछ डिसऑर्डर्स के आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। यू शुड नो कि कौन से क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने से या कम होने से ये क्रोमोसोम डिसऑर्डर हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम का बताया है 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से होता है। 21 क्रोमोसोम जैसे बाकी हर क्रोमोसोम भी पेयर में, वैसे ही 21 को भी पेयर में होना था, बट ये एनीप्लॉइडी की वजह से लैंगडन डाउन ने इसे डिस्कवर भी किया था, और ये 21 क्रोमोसोम जो था
वो इस इन इंडिविजुअल के कैरियोटाइप में ट्रिपल दिखता है, होता भी ट्रिपल है। तो इसके वो क्या है सिम्टम्स के, फरोड टंग होगी, शॉर्ट स्ट्रेटर इंसान होगा, कम हाइट होगी, राउंड हेड होगा, एंड पाम ब्रॉड होंगे, बड़े बड़े से मतलब हथेलियां होंगी, फिजिकल साइकोमोटर स्किल्स भी कम होंगी, इनकी डेवलपमेंट रिटार्डेड होगी। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, अगर बेबी को उसके ये पूरे सिम्टम्स शो कर रहा है ये, और देन हम देख सकते हैं कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वो क्या है, ट्रिपल है, या बाकी सब पेयर में क्रोमोसोम में, बट यहाँ पर 21 क्रोमोसोम ट्रिपल में है। दिस वी कैन सी so that we remember it. This is NCERT diagram. लाइनफेल्टर में क्या होता है, 47 क्रोमोसोम होते हैं, XXY कंडीशन होती है। ऐसे इंडिविजुअल में ओवरऑल तो एक्सीलेंट डेवलपमेंट होती है, बट फीमेल डेवलपमेंट भी थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं। जैसे थोड़ी थोड़ी इनकी छाती होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं, स्पर्म सही से नहीं बनते हैं लाइनफेल्टर सिंड्रोम के में। टर्नर सिंड्रोम में वहां एक्स क्रोमोसोम ज्यादा था लाइनफेल्टर में, या टर्नर में एक कम होता है, 45 क्रोमोसोम होते हैं, एक से 0 होता है लास्ट क्रोमोसोम में। पता है फीमेल में पेयर्ड है, पर इसमें नहीं होता टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल्स में, जिसकी वजह से इनकी ओवरीज बहुत छोटी छोटी होती हैं। फीमेल्स ऐसी एग्स नहीं बना पाती, स्टेराइल होती हैं, उनके अंदर ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं होते। यहाँ पर टर्नर और लाइनफेल्टर के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फिर यहाँ पर डीएनए की बात आ गई। डीएनए की स्टडी हम करते हैं, क्रोमोसोम्स और डीएनए इसके न्यूक्लियस में है। ये कुछ डीएनए का शेप बता दिया, डबल हेलिकल बैकबोन शुगर फॉस्फेट की बनी हुई है, इस तरह से हम इसे ड्रॉ करते हैं। एंड डीएनए न्यूक्लियस में लोकेटेड है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड बना के दिखा रखा है, जो कि रिपीटिंग यूनिट है, बीच में डीऑक्सी राइबोज शुगर है, एंड एक तरफ इसमें नाइट्रोजन बेस लगा दिया फर्स्ट पोजीशन पे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, एंड दूसरी तरफ यहाँ पर एक वो लगा दिया है, फॉस्फेट ग्रुप्स लगा दिए हैं फिफ्थ 5' पोजीशन पे, 5' फॉस्फेट्स लगा दिए। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर इससे एक और आकर यहाँ 3' पोजीशन पे एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए तो वो डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। उसका जो बॉन्ड होगा वो होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए में कौन से बॉन्ड से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ता है, तो आंसर विल बी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये आपको याद रखना है, 5' 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। So with this, I want to end this topic here. I have explained all the chapter 5, and I hope you will do good in your exams. All the best for your exams. Do your paper very well, read the instructions, and make use of your complete time, and do it timely. So all the best, do very well. Thank you. May God bless you and everyone. I'm sure you will going to do best. So the main the main thing is that you have to very be careful about your hashes, and then also you try to do it on the time, and no need to panic. You have studied all the things, आपने सब पढ़ा हुआ है, आपका सब नोन है। बस आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, रीड करो, अपने हैश अच्छे से भरो। एक और चीज, जल्दबाजी में जो कुछ गलती मत करो, ध्यान से, क्योंकि आपके पास एस्ट्रिक वाला भी पॉइंट है। अगर आपने गलती से कोई सर्कल गलत भर दिया, आप सोचते हो कि मैं दूसरा भरना चाहता था, तो उसमें एस्ट्रिक में लिखो अपना करेक्ट ऑप्शन, एंड हैश को आपको जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस होके उससे ही फॉलो करके भरना है। दिस इज द लास्ट एडवाइस विच आई वांट टू गिव, एंड लास्ट मिनट में आप सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट रिवाइज करो। अब आपका पेपर अच्छा हो, दैट आई विल प्रे फ्रॉम गॉड। थैंक यू।